लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। एक तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ आदिवासी लोगों के बीच वाद्य यंत्र टिमकी बजाते हुए नजर आए। उधर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव लोकसभा चुनाव के सिलसिले में राजस्थान भी रंगीला बना हुआ है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोग इस दौरान बाजे बजाते हुए नाचते गाते हुए नजर आए। उधर असम के गोलाघाट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चुनावी सॉन्ग पर झूमते हुए दिखे। साथ में हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए बीजेपी समर्थकों का जोश भी हाई दिखा। जबकि पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में सीएम ममता बनर्जी अनूठे तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी दिखी। ममता ने आदिवासी कलाकारों के बीच पारंपरिक ढोल बजाकर चुनाव प्रचार किया। तो देखिए, चुनावी समर से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से जो तस्वीर सामने आई है, नकुलनाथ आपको नजर आएंगे टिमकी बजाते हुए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। दूसरी तस्वीर आपको चुरू की नजर आएगी राजस्थान से। और अब खबर सबसे बड़ी चुनावी चुनौती की। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को इस बार सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। ओवैसी के गढ़ में इस बार बीजेपी नेता माधवी लता हुंकार भर रही हैं। बीजेपी ने इस बार माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है और माधवी लता ओवैसी पर जमकर प्रहार कर रही हैं। ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही माधवी लता को खुफिया एजेंसियों से मिले खतरे की जानकारी के आधार पर Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई। हमारे संवाददाता ने माधवी लता से खास बातचीत की और इस दौरान माधवी ने ओवैसी, कांग्रेस और बीआरएस पर क्या कुछ कहा, ये सब सुनिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मैडम, आपका कैंडिडेचर काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी कैंपेन चल रहा है। क्या लग रहा है कि अभी क्या परिस्थिति है हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में? भैया एक बात तो कहती हूँ, हमारे सारे राजस्थान भाई बहने और मराठा भाई बहने, गुजराती, बसवा समाज, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, ना जाने मैं पता नहीं किसका नाम लूं, इतने बड़े उत्साह में हैं और अब की बार हैदराबाद का नारा लगा रहे हैं और 400 पार हम ही हैदराबाद से करके मोदी भैया को दे देंगे। मैडम, आपके खिलाफ एक कैंडिडेट है जो सिटिंग एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी। दूसरी तरफ बीआरएस ने अपना कैंडिडेट चुना है गड्डम श्रीनिवास यादव को। कांग्रेस ने अपना अभी तक उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया है, लेकिन इन दोनों कैंडिडेट्स को कैसे देखती हैं? भैया मैं एक बात बताती हूँ, परसों तक जब बीआरएस पावर में था, माइनॉरिटी बोले गला फाड़कर बोल रहे थे। अभी जब माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन आया उन लोगों को, ताजुब की बात तो ये है, तो वो माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिए। तो किस माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे इतने दिन मामू बांजा के साथ मिलकर? बताइए तो सही। तो इनको अभी माइनॉरिटियों के साथ देना नहीं है। अभी इनको लगता है हिंदू को अकड़ा कर कर ये कुछ देश के विरुद्ध में जाना चाहते हैं लोग। करने दीजिए जो जिसको करना है, क्योंकि अभी तो पता चल गया है कि बीआरएस को माइनॉरिटी का कोई फिक्र नहीं है। तो जब पावर में है, असदुद्दीन जी से जो भी फायदा उठाना है तो माइनॉरिटी के बारे में बात करना है। अभी उन लोगों को क्या करना है, असदुद्दीन को ऐसा भी मदद करना है कि माइनॉरिटी को नहीं खड़ा करते हुए। ये हुआ बीआरएस का कहानी। अभी कांग्रेस तो उलझ गया है। अभी इतना दीर्घ आलोचन में उलझ गया है कि अभी वो लोग कैसे मदद करे, एआईएमआईएम को कैसे मदद करे, समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। सोचने दीजिए। डर तो केवल एआईएमआईएम को ही नहीं लगता, डर कांग्रेस को भी लग गया। क्योंकि अब इस क्षेत्र में वो किसको खड़ा करेंगे, इससे उनके सारे बाकी के 16 सीटों के ऊपर असर पड़ेगी। जिस प्रकार के मदद वो ये हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन जी को करेंगे, उससे तय हो जाएगा कि कांग्रेस रजाकारों के साथ है या नहीं है। सीट डिक्लेयर होने से पता चलेगा। अगर ये लोग रजाकारों के साथ है, इस प्रकार का व्यवहार वो दिखा देते हैं, तो मैं बता दे रही हूँ साहब, राम कसम, पूरा 16 बेस सीट, इस 17 के सीट के साथ हम भाजपा ही जीत के निकल पड़ेंगे बाहर। मैडम, एक काफ़ी सुर्खियों में रहा एक विवाद चल रहा है दिल्ली लिकर स्कैम का, जहां पर कविता यहां से उनको अरेस्ट किया गया। आज ही हमने देखा कि तेलुगु देशम पार्टी जो आपके साथ अलायंस में है पड़ोसी राज्य में, उन्होंने एक कैंडिडेट जो इसमें एक्यूज्ड है मार्कंटी श्रीनिवास रेड्डी, उनको टिकट दिया है।
तो इसको कैसे देखती हैं? काफ़ी बीआरएस पार्टी आरोप लगा रही है, एक तरफ एक्शन लेने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही पार्टी के लोग जब उनकी पार्टी में जुड़ते हैं, मतलब बीजेपी पार्टी में जुड़ते हैं, तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, वैसे तो वाल्मीकि जी भी पहले क्या थे, लोगों के पीछे पढ़कर प्राण लेते थे, तो राम नाम पढ़कर वो वाल्मीकि जी नहीं बने। ऐसा जब बीजेपी में आ जाते हैं ना तो लोग शुद्ध हो जाते हैं, उसका फिक्र मत करिए। शुद्ध होंगे तभी बीजेपी में आएंगे, शुद्ध नहीं होंगे तो बीजेपी के अंदर नहीं आएंगे। गलती कर चुके हैं, एहसास हो गया उनको, अभी गलती करना नहीं है। क्या गलती करे तो इंसान को सुधारने का मौका नहीं मिलता है क्या? तो एक तरफ एक्शन लिया जाएगा, दूसरी तरफ छोड़ दिया जाएगा, क्या इस तरीके का जो है पॉलिसी बीजेपी अपनाएगी? अरे भाई, एक्शन अभी तक टीडीपी पे क्या लिया गया है? क्या डायरेक्ट एक्शन लिए? आज तक कुछ भी तो नहीं लिए। और ऊपर से आप जो स्कैम बता रहे हैं, वो स्कैम जो है, जो आप उनके ऊपर जो लिखकर वो जो बता रहे हो, वो ईडी का लिया हुआ है। अगर उनमें से कोई भी 100% पक्का बाहर निकलते हैं, तब तो इसी इलेक्शन कमीशन खुद रोक लेगी उनको, क्योंकि क्रिमिनल केस है जिनके ऊपर, वो तो इलेक्शन में ठहर भी नहीं सकते हैं ना। तो इसी को निर्णय लेने दीजिए, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। फोन टैपिंग का एक मसला काफ़ी विवाद में चल रहा है। कांग्रेस भी बीआरएस पर आरोप लगा रही है कि कई सारे नेताओं के फ़ोन टैप किए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डीजीपी से शिकायत किए हैं कि उनके फ़ोन टैप हुए हैं। तो आपका क्या स्टैंड इस पर रहेगा? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई एक्शन लेगी केंद्र से? भैया, इसमें तो मैं और एक बात भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो बीआरएस फोन टैपिंग का जो काम कर चुके हैं, जो इस हरकत के पीछे, मैं कहती हूँ सिर्फ बीआरएस ही क्यों, अरे एएमआईएम का तो भी हाथ हो सकता ना इसके अंदर, क्योंकि वो तो पार्टनर बोलकर खुल्ला खुलासा निकाले कि हम दोनों पार्टनर से। जहाँ एएमआईएम बोलती है वहाँ तो नहीं चाहिए तो फ्लाईओवर नहीं आती है, चाहिए तो फ्लाईओवर आती है, मुड़ो तो फ्लाईओवर मुड़ती है, मंदिर के ऊपर से निकालो तो मंदिर के ऊपर से निकलता है। हमारे बिल्डिंग बचाओ, एएमआई बोलती तो हमारे उनके बिल्डिंग बच जाते हैं। जब इतना कुछ हो सकता है, मामू भांजा का रिश्ता हो सकता है, मैं कहती हूँ एएमआईएम का भी हाथ होगा इस फोन टैपिंग में। पहले आप जिनको पार्टनर, ओपन से हम पार्टनर बोले हैं, पहले उनको भी पकड़ के आप उनका भी, मैं कहती हूँ, यू गो एंड इन्वेस्टिगेट देम आल्सो। एआईएमआईएम पर भी आरोप आप लगा रही हैं? मैं कहती हूँ क्यों नहीं हो सकता। आप बताइए, यहाँ का कविता जी, वहाँ के केजरीवाल जी, दोनों तो अलग राष्ट्र के होकर लिख करके स्कैम में हो सकते हैं, तो एक ही राष्ट्र के अंदर दोनों दोस्त होकर, मामा भांजा होकर पार्टनरशिप डिक्लेयर करके नहीं हो सकते हैं? बताइए। हम मांगते हैं, प्रजा के तरफ से मांगते हैं, हमारा हक है, आप क्यों छोड़ दे रहे हैं इनको? कोई कंप्लेन वगैरह आप करेंगी सीआई को या फिर केंद्र सरकार को या डीजीपी को इस फोन टैपिंग वाले मामले में? अरे भाई, फोन टैपिंग के मामले में एक आम, जब तक जैसे कि डीजीपी, ये सारे लोग इन्फॉर्म कर चुके हैं ओपन, हम तो आम जनता से है भाई, हमारा फोन टैप हो रहा नहीं हो रहा, इसके शिकार है हम लोग। हम स्वयं भी तो नहीं बोल सकते ना, किसको पता है हमारे भी फोन टैप हो गए होंगे। आम जनता कैसे कह सकते हैं? आम जनता एक मात्र पूछ सकती है कि जिस प्रकार से पिछले इतने सालों में दोनों में दोस्ती हो रह चुकी है, ये भी तो हो सकता है ना। कैसे छोड़ सकते हैं आप? नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आईटी रेड्स होते हैं, ईडी होते हैं, सबके जान पहचान वाले को भी वो लोग जाके पूछताछ करते हैं, वैसे इनको भी तो पूछताछ करना चाहिए ना। ये हम कहते हैं कि उनको भी पूछताछ क्यों नहीं कर रहे आप? हैदराबाद की मेयर गद्वाला विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली है कल। केशव राव भी, उनके पिता जो काफ़ी नामचीन लीडर है तेलंगाना की एजुटेशन से लेकर, वो भी कांग्रेस पार्टी जुड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? भैया, केटीआर भाई बेचारे बार बोल चुके हैं, गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक चली गए मैकेनिक के लिए। अभी कारखाना जो गाड़ी चली गए तो कितनी देर बैठेंगे गाड़ी में? अभी उनको भी पसीना छूट रहा है, एसी नहीं है, गाड़ी चालू नहीं है, बीआरएस का गाड़ी। जो उतरना है सारे उतर के निकल रहे हैं। अभी निकल के जो बाहर जा रहे हैं, जिनको जहाँ कोई मदद मिलती है तो वहाँ चले जा रहे हैं। कोई कांग्रेस तो कोई भी भाजपा, तो कोई अपने पार्टी पकड़ रहे हैं। पहले तो गाड़ी खराब हो गई ना, तो खराब हुई गाड़ी में कितनी देर बैठेंगे? हम भी तो नहीं बैठ पाएंगे ना खराब हुए गाड़ी में, तो बेचारे वो कहाँ बैठ पाएंगे।
मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते दिख रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों की पूजा अर्चना की ये कुछ तस्वीरें। एक तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर से, कठुआ से। यहाँ कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए नेता चौधरी लाल सिंह चुनाव में विजय के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। उनका परिवार भी हवन पूजन में शामिल हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में माता नैना देवी के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार के साथ साथ मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, जबकि हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में माया देवी के मंदिर में पूजा पाठ किया। और अब बारी हमारे सेगमेंट जनता बोले की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर, मुद्दों को लेकर देश भर की जनता मुखर है, तो इसी के मद्देनजर जानते हैं जनता क्या बोलती है चुनाव के बारे में। आइए सुनते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी इस बार यूपी के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो समाजवादी का नहीं बल्कि भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं। लगातार मुस्लिम समुदाय के टिकट काटने का कारण यही हो सकता है कि वो बीजेपी बी टीम के तौर पर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर जब तक आपके पास मुसलमान वोट बैंक नहीं होगा तब तक क्या आप यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकते। मुझे एक शेर याद आ गया जो कि शायर ने कहा था कि नए तमाशों पे हैरत ज़रा नहीं होती, कुछ इतने तमाशों से वो हमें गुजार चुके। वो रात जीत के सोया जब अगले दिन जागा, किसी ने आके बताया कि आप हार चुके। तो अखिलेश यादव को मेरी नज़र में सपनों से बाहर आना चाहिए और समझना चाहिए कि मुसलमानों के बगैर उनकी पार्टी बिल्कुल खोखली हो जाएगी। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि यूपी के अंदर काम करें, आप चाहते हैं कि यूपी के अंदर जीत हासिल करें, तो मुसलमान और हिंदू भाइयों को साथ लेने का काम करें। पूरी आवाम कश्मकश में है क्योंकि 17 लाख की यहाँ आबादी है। मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ अपना हमारा लोकल का होना चाहिए था, वो लोकल का कैंडिडेट हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हमारा समीकरण जो जा रहा है वो ऐसा है, बीएसपी का हमारा लोकल का कैंडिडेट निशान खान है जो हमारे रामपुर शहर के हैं और हमारे बीच के हैं, दुख दर्द के साथी हैं और जैसे हमारे काबिल दोस्त ने बताया सब कुछ आपको। तो इसलिए रामपुर के अवाम जो है वो बीएसपी निशान खान के साथ जाना चाहते हैं। मुसलमान इस टाइम जो है थोड़ा भटका हुआ। अखिलेश जी का जो कहना था कि एम वाई फैक्टर, उस फैक्टर पे कहीं वो ना कहीं वो फेल हो रहे हैं। सिर्फ वाई फैक्टर तो रख रहा है लेकिन एम फैक्टर जो है वो गायब होता जा रहा है। रामपुर से देख लिया, आजम खान के कहने पर उन्होंने टिकट नहीं दिया किसी को। मुरादाबाद में एसटी हसन साहब को टिकट काट दिया उन्होंने। तो अब मुसलमान किधर जाए? तो रामपुर की लोकल की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम के बाद एक युवा नेता आया निशान खान, तो लगभग मेरे ख्याल से तो रामपुर की पब्लिक उधर ही जा रही है। चुनावी तारीख जो नजदीक आ रही है, मौसम के साथ सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते तापमान के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से बिहार से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक माहौल सरगर्म हो गया। नीतीश के इस काम से आरजेडी के तेजस्वी यादव से लेकर आपके संजय सिंह तक तौबा तौबा कर रहे हैं। पत्नी राबड़ी देवी के साथ मिलकर बिहार पर करीब 1.5 दशक तक राज करने वाले लालू यादव कहते हैं नीतीश के पेट में दांत है। किसी के भरोसे को कब कुतर दें पता ही नहीं चलता। लेकिन लालू यादव जी नीतीश कुमार को आप अभी आधा भी नहीं जान पाए हैं। बिहार में नवादा की चुनावी रैली में जो कुछ हुआ उसका शुभ समाचार तो मिल ही गया होगा आपको। नीतीश जी ने इस बार तो खुलेआम मोदी जी के चरण ही छू लिए हैं। तो जो लोग नीतीश कुमार की एक और पलटी के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठे थे वो अपना ताम झाम समेट लें, क्योंकि चौथे पन में नीतीश बाबू को गूढ़ वाला आत्मज्ञान हो गया है कि नमो नमः ही असली सच है, बाकी सब मोह माया है। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की तरफ से। लालू जी ने तो बहुत पहले ही नीतीश के पेट के दांत गिन लिए थे, इसीलिए जानते हैं कि भैवा कुकर की तरह स्टीम बढ़ने पर सीटी मारता है, लेकिन भतीजा तेजस्वी को रह रहकर हूक उठती है। कहां तो सीएम की कुर्सी का करार था और कहां डिप्टी की कुर्सी भी खींच ली। इसलिए मारे कुढ़न के चरण स्पर्श वाले प्रकरण पर आदर्शवादी भड़ास निकाल रहे हैं। आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव, काहे पंगा लेते हो अपने चचा जान से? जानते हैं ना आप कि कमजोर नस दबाने में महारत हासिल है नीतीश कुमार को। मौका मिला नहीं कि जंगल राज का बीन बजाना शुरू कर देते हैं। और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया, इसलिए याद रखिएगा जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ मूठ के अपना बात करता है जो काम हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। इसे कहते हैं भुना हुआ बीज बोना। अरे चचा जान, जंगल राज के नाम पर आप 18 साल शासन कर लिए, इसमें लगभग 4 साल जंगल राज वालों के साथ भी राज कर लिए। अब तो बंद कर दीजिए, अब तो मार्केट में आपके पैर छूने की चर्चा गर्म है। नवादा से वाया पटना दिल्ली तक पहुंच चुकी है ये खबर। बिहार और उत्तर प्रदेश समाजवादियों की धरती रही है, लड़ने वालों की, क्रांतिकारियों की। उस राज्य के आप कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके, और आप इस तरीके से जाके अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आप बात करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उसी बिहार की धरती से पूरे देश को जगाया, और आप जाकर आज इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हीं के साथ, तानाशाहों के साथ मिल जा रहे हैं अपने छोटे बहुत सत्ता के फायदे के चक्कर में। अरे संजय भाई, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? इन सब चीजों को दिल पर नहीं लेने का, अपने जेल बंद नेता से सियासत सीखने का। भूल गए आप, आज इंडी अलायंस में जितने भी घटक दल हैं, उनके नेताओं को आपके नेता पहले कैसे पानी पी पी कर कोसते गरियाते थे, पर आज जरूरत है तो उनसे गलबहियां कर रहे हैं। अरे यही तो असली राजनीति है, अपने कहे पर जो टिक जाए वो राजनेता कैसा। यही तो खासियत है इस खेल की। आप गप्पू बनिए, जनता को पप्पू बनाइए, और ये भूल जाइए कि ये पब्लिक है, सब जानती है।